हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने समझा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MPC 002 लेसन सेकेंड प्री नटाल डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट के लेसन में, प्री नटाल डेवलपमेंट लेसन पर आपको जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री नटाल डेवलपमेंट, और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं ये डेवलपमेंट शुरू कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। हम बना लेते हैं यहाँ पर मेल, और यहाँ पर बना लेते हैं फीमेल। तो ये है मेल बॉडी, ये है फीमेल बॉडी। मेल यहाँ लिख देते हैं हम, फीमेल। ठीक है, अब मेल बॉडी के अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। फीमेल बॉडी में भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। फीमेल में भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब जो न्यू बोर्न बेबी होगा उसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? 23 क्रोमोसोम्स का पेयर मेल बॉडी से आएगा, 23 क्रोमोसोम्स का पेयर फीमेल बॉडी से आएगा, फिर ये कंबाइन हो जाएंगे और फिर बना देंगे 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज होता है, जो बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, किस सेक्स का जो बेबी पैदा होगा। तो ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी। 22 एक जो पेयर होता है मेल बॉडी में वो XY सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, और फीमेल बॉडी में जो एक पेयर XX क्रोमोसोम्स का होता है ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ये डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का सेक्स कैसा होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मेल बॉडी का X क्रोमोसोम्स फीमेल के X क्रोमोसोम से मीट करता है, मान लीजिए, तो बेबी क्या होगा? बेबी गर्ल होगी। और यदि मेल बॉडी का Y क्रोमोसोम्स फीमेल के X के साथ मीट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बेबी बॉय होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे कि मेल बॉडी में जो क्रोमोसोम्स XY होता है, तो मेल जो बच्चा होता है उसमें भी क्रोमोसोम्स XY होंगे, फादर का इसमें रोल अहम रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मदर में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बेबी गर्ल में भी XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह की ये जो प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस होती तो है, लेकिन कैसे होती है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम क्या प्रोसेस होती है कि मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग से मीट करता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी 3 स्टेजेस जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, 3 स्टेजेस जो प्री नटाल डेवलपमेंट में बताई थी। पहली स्टेज थी जर्मिनल पीरियड, सेकेंड स्टेज थी एम्ब्रियोनिक पीरियड, और थर्ड स्टेज थी फेटस। तो अब ये स्टेजेस शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब फर्टिलाइजेशन हो तो गई, लेकिन अब फर्स्ट स्टेज कौन सी हमारी? एम्ब्रियोनिक पीरियड है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड को समझते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा? जैसे ही ये मीट करता है तो यहाँ पर एक सेल बनती है, वो भी सिंगल सेल बनेगी, जिसको हम कहेंगे जाइगोट।
जाइगोट की शेप कुछ इस तरह होगी, ठीक है। अब ये जो सिंगल सेल है ये क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड यूट्रस अलोंग द फैलोपियन ट्यूब, कुछ ऐसी शेप है, ठीक है। यहां से ये होते हुए यूट्रस की तरफ है जो मूव करती है। अब मूव करते करते ये क्या करेगी, ठीक है, डिवाइड होते होते इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या बना देंगे, इस जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। जब ये लगातार क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या होगी, डिवाइड होगा। जो सिंगल सेल है बार बार टूटेगा और फिर बनता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट है जो क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पर, यूट्रस में। अब यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो जाती है एंड अब आती है हमारी बारी सेकंड प्रोसेस की, जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, जो ये सेल यहाँ पर बनी है, इम्प्लांट हुई है, ये क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर इसका, और ये बना देगी यहाँ पर प्लेसेंटा। ओके, समझ रहे हैं ना। अब प्लेसेंटा बनने के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद हमारे पास जो एक लेयर बनकर तैयार होती है जिसका नाम है जर्म लेयर। अब इस जर्म्स लेयर के 3 पार्ट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब जो ये एक्टोडर्म है ये क्या करती है, आउटर टिश्यूज बनाती है, क्या करेगी, आउटर टिश्यूज बनाएगी, जैसे कि हेयर, स्किन और हमारा जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन पार्ट, ठीक है। मेसोडर्म करेगी क्या, बोन्स बनाएगी बेबी के, लंग्स, हार्ट। और एंडोडर्म क्या करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लैडर। तो इस तरह जो हमारी ये सेकंड है, जो स्टेज है, जो एंड हो जाती है, ये बॉडी के पार्ट्स है जो बनने शुरू हो जाते हैं। अब जो फाइनल स्टेज आती है वो है फेटस। यहाँ तक जानने, मतलब यहाँ तक ही आपको जानना है फिलहाल के लिए, क्योंकि प्रोसेस आपसे कंप्लीट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो इसलिए बस ये आपकी नॉलेज के लिए था कि आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी जो स्टेजेस आती हैं, किस किस स्टेजेस में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। और ये था हमारा फेटस, तक हम पहुंच गए हैं। फेटस अब एक अहम जो महत्वपूर्ण जो स्टेज है, जो एक रोल अदा करती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थियरी पोर्शन पर, थियरी समझते हैं। तो प्रीनेटाल डेवलपमेंट की जो थियरी पोर्शन की बात कर लें, इट इज द पीरियड विच स्टार्ट एट द कंसेप्शन, जो कि कंसेप्शन से शुरू होता है और बच्चे के जन्म पर एंड हो जाता है। इस पीरियड के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं बच्चे में, ऑर्गेनाइज्म गेस्टेट विद इन द वोम्ब ऑफ द मदर, इनिशियली इट इज नोन एज जाइगोट, जो कि हमने पहली स्टेज की, देन एम्ब्रियो और लास्टली फेटस एट एंड स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल। अब जाइगोट से सिंगल सेल से बनकर ग्रो करता है, लगभग 20 इंचेस का साइज हो जाता है बच्चे का, और वेट अप्रोक्स 7 to 8 पाउंड जो बच्चा गेन करता है। अब बात कर लेते हैं पीरियड्स ऑफ प्रीनेटाल डेवलपमेंट्स की। हमने बताया सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट, जाइगोट जब ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद एम्ब्रियो स्टेज आती है, एम्ब्रियो में प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा से जर्म लेयर, और जर्म्स लेयर में आपको क्या देखने को मिलती हैं, ये 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ओके, ये हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटाल पीरियड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रीनेटाल पीरियड के, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रीनेटाल पीरियड फॉर्म द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, मकान बनाने से पहले क्या करते हैं, नींव डालते हैं। ऐसे ही जब नींव मजबूत होगी तो मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो। अब प्रीनेटाल पीरियड के दौरान क्या होता है, जो ये प्रीनेटाल पीरियड है ये फाउंडेशन है किसी भी बच्चे की।
सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज द फर्स्ट मोस्ट पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ विच स्टार्ट एट कंसेप्शन। ये पहला पीरियड है जो कि कंसेप्शन से शुरू होता है और बर्थ टाइम पर एंड हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द एम्ब्रियो और द फेटस इज अफेक्टेड बाय द जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन कौन से एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्री नटाल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब यहाँ पर ये कहता है जो एम्ब्रियो और फेटस है जो वो काफी अफेक्ट होते हैं किससे, जेनेटिक्स प्रॉब्लम से। अगर किसी मदर या फादर को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। एनवायरमेंट में यहाँ तक कि पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद। तो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक्स दोनों ही अफेक्ट करेंगे एम्ब्रियो और फेटस को। फोर्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो कौन सा है, एनी फेवरेबल अनफेवरेबल इन्फ्लुएंसेस दैट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड इवन आफ्टर। जो भी फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी फैक्टर रहेगा वो बच्चे को ता उम्र अफेक्ट करेगा ही करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा फोर्थ। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की, डिसीजन ऑफ द सेक्स। जैसा कि हमने पढ़ा, अब सेक्स का डिसीजन कैसे किया जाता है बेबी के, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पर ऑफ द मदर एंड फादर। अगर हम लड़का या लड़की की बात करें, इंडियंस जो कल्चर में ये स्टीरियोटाइप था कि ये जो लड़की होने पर है जो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मदर इसकी जिम्मेदार है कि उनको लड़की हुई, या मदर को एम्बेरस फील करवाया जाता था कि उनको लड़की हुई क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हें लड़की हुई, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, ऐसा फील करवाया जाता। लेकिन अब जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि मेल का जो स्पर्म है, वो मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं बेबी सेक्स क्या होगा। ठीक है। अब रही बात, इट कैन नॉट चेंज आफ्टर द कंसेप्शन, के बाद ये चेंज नहीं हो सकता। सेकेंड चीज आती है हमारे पास, और सेकेंड चीज नहीं, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास। मदर वोम में क्या होता है, हमने पढ़ा जाइगोट से एक कंप्लीट 20 इंच लॉन्ग और 7 to 8 पाउंड वेट है जो एक बच्चा गेन करता है। द बेबी ट्रेवल द जर्नी फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो टू फेटस and start from a single cell and grow to the extent that gets 20 inch long and weight goes on approximately 7 to 8 pounds. ये था हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है, दिस पीरियड इज अ वेरी शॉर्टर वन बट इट कैरीज द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर डेवलपमेंट। अब आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या होगी, लेकिन सबसे कम टाइम पीरियड में सबसे महान डेवलपमेंट है ये, है ना, हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट रहेगी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री नटाल डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्स के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में पहला पॉइंट रहेगा हमारा मदर डिसीज। अब मदर डिसीज मीन्स जो भी मम्मी को डिसीज होगी, जो भी बीमारी होती है, उससे बच्चा अफेक्ट होगा ही होगा। Disease affect everyone, especially those mothers. Disease such as rubella, cytomegalovirus are the most dangerous, which can risk healthy fetal growth, जो कि एक healthy fetal growth को affect करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल आप थायराइड का ले सकते हैं, बिल्कुल easy एग्जाम्पल है। अगर आपने कभी नोट किया या आप गूगल कीजिए, जिस भी मदर को थायराइड की शिकायत है उनकी बेटी को भी थायराइड मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं वहाँ पर। और फिर उनकी बेटी और फिर उनकी बेटी को, ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है। एज ऑफ द मदर कैसे अफेक्ट करती है एक फेटाल ग्रोथ को, कैसे करेगी अफेक्ट। मान लीजिए अगर मदर की एज ज़्यादा है 35, बियर द रिस्क ऑफ सीरियस डिफेक्ट्स, वहाँ पर आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। या रेगुलर मेनेस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान वहाँ पर चांसेस है कि एंडोमेटीरियल वॉल रप्चर हो जाए या हेमरेज हो जाए वहाँ पर, तो ये भी ओवर एज की प्रॉब्लम है। और यदि मदर की एज कम है, यंग है, वेरी यंग है मदर, तो वहाँ पर रिस्क होता है इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ है जो बच्चे के चांसेस हो जाते हैं कि बच्चा जो प्रॉपर वेट न गेन कर पाए या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए। ओके,
तो ये था एज फैक्टर। अब आती है अबॉर्शन। ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस देयर may be abortions or miscarriages that a woman has suffered. Miscarriages also makes the woman body weak and there is a high risk and more complication in the next pregnancy. अबॉर्शन और मिसकैरेजेस की वजह से मदर्स के अंदर काफ़ी वीकनेसेस आ जाती हैं जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इसलिए अबॉर्शन भी एक फैक्टर है, एक हेल्दी फेटाल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन तो हम बिल्कुल कॉमन है, समझ सकते हैं। बाकी पॉइंट्स आपको हो सकता है पढ़ने की ज़रूरत हो, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, जैसे ही न्यूट्रिशन का नाम है ना। इट इज़ द फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इफ मदर इज नॉट टेकिंग मिल्क एंड अदर न्यूट्रिएंट्स द फेटस विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो फास्ट। अब जो मदर के पास न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं से ही तो बच्चे का पोषण होता है, स्वाभाविक है, ये तो है ना, पता है ना ये तो सभी को। तो अगर मदर ही कंज्यूम नहीं करेगी न्यूट्रिएंट्स, मिल्क या प्रोटीन्स, तो होगी बच्चे का पोषण अच्छा नहीं होगा। देयर विल बी डिले इन फॉर्मेशन, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पर कम न्यूट्रिएंट्स है जो मदर कंज्यूम करती है तो बच्चे के बॉडी पार्ट्स नहीं बन पाते। कई बार आपने नोट भी किया होगा, डॉक्टर्स कहते हैं इसकी है जो कंप्लीट अभी सिर नहीं बन पाया या हाथ नहीं बन पाए, तो वहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है जो कि बच्चे की हेल्दी फेटाल ग्रोथ को अफेक्ट करती है, या बच्चा काफ़ी वीक होता है, प्रॉपर वेट नहीं गेन कर पाता। अब बात आती है फिफ्थ अफेक्ट जो फैक्टर की, स्ट्रेस फेस्ड बाय मदर। अब ये कहा जाता है कि खुश रहो प्रेगनेंसी के दौरान ना, लेडीज़ को ये कहा जाता है कि आप खुश रहें, ठीक है। अब वो क्यों कहा जाता है, यदि मान लीजिए मदर इज फेसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द चाइल्ड्स ग्रोथ कैन हैम्पर। चाइल्ड की ग्रोथ फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। क्या होता है, द फेटस ऑल्सो डेवलप ट्रेट्स ऑफ द स्ट्रेस। फेटस के अंदर भी स्ट्रेस के ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ड्यू टू स्ट्रेस वहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन होगा एड्रेनलिन का, हार्मोन एंटर करेगा कहाँ पर, प्लेसेंटा में, एंड अफेक्ट करेगा फेटस को। इन ऑर्डर टू इट कैन बी डिले इन ग्रोथ ऑफ फेटस, उसमें जो क्या हो सकता है, फेटस की ग्रोथ में डिले हो सकता है। अंडरस्टैंड, इसलिए कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी को खुश रहना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हो सके। अब बात आती है सेवंथ, रेडिएशन। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कितनी बार हम अल्ट्रासाउंड है जो करवा सकते हैं, ठीक है, कितनी बार हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इफ देयर आर एनी कॉम्प्लिकेशंस तो हम 1 या 2 बार जो अल्ट्रासाउंड करवाते ही हैं। नॉर्मली जो पीपल है 1 या 2 बार अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन हम बार बार करवाएंगे तो वो रेडिएशन फेटस को खराब भी कर देती है, डैमेज, टोटली डैमेज फेटस हो सकता है। अंडरस्टैंड, तो रेडिएशन से भी बचना चाहिए। रेडिएशन भी काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी अफेक्ट करती हैं हेल्दी फेटाल डेवलपमेंट को सॉरी। अब सब्सटेंस अब्यूज एंड केमिकल्स की, अब इंडियन कल्चर में तो शायद अब भले ही होने लगा हो, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लेडीज़ क्या करे, अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर पर अफेक्ट कर रहा है, वैसे वैसे है जो लेडीज़ अल्कोहल कंज्यूम करने लगी हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडी करती है अल्कोहल कंज्यूम तो वहाँ पर बच्चे को भी अल्कोहल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं, जिससे बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है। तो ये भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एक हेल्दी फेटाल ग्रोथ को। कुछ ड्रग्स के नाम हैं एंटीहिस्टामिन क्विनिन, लीड इंसुलिन, बार्बिचरेस, हीरोइन, एस्पिरिन, ये कुछ ड्रग्स हैं। स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग तो मैं भूल ही गया था, स्मोकिंग बिल्कुल लास्ट में लिखा, स्मोकिंग तो बिल्कुल टॉप पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बढ़ने लगा है लोगों में, तो जो लेडीज़ भी है जो स्मोकिंग करना शुरू कर देती हैं, तो ये काफ़ी अफेक्ट करता है बच्चे की ग्रोथ को। तो ये था हमारा पॉइंट, सब्सटेंस अब्यूज एंड केमिकल्स। अब आती है RH इनकम्पैटिबिलिटी रिसर्च फैक्टर। अब ये क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन ए वुमन हु RH नेगेटिव बिकम प्रेग्नेंट विद ए बेबी हुज RH पॉजिटिव। अब मान लीजिए मदर का जो ब्लड है वो क्या है, RH नेगेटिव। अब बेबी का ब्लड है
प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या है, RH पॉजिटिव। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बच्चे की ब्लड स्ट्रीम से, बॉडी से मदर की बॉडी के अंदर है जो ब्लड जाता है RH पॉजिटिव। अब इससे जैसे ही RH पॉजिटिव मदर की बॉडी में एंटर करता है तो RH नेगेटिव बॉडी क्या करते हैं, RH नेगेटिव ब्लड्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के। और ये RH पॉजिटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, मदर बॉडी विल क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बॉडीज ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। अब RH पॉजिटिव किसका था, बेबी का। अब बेबी का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम्स में मदर की, और वो ब्लड जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना लेती है। एंटीबॉडीज बनाने पर उस प्रेगनेंसी में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती हैं। These antibodies usually don't cause problem during a first pregnancy. This is because baby often is born before many of the antibodies develop. However, the antibodies stay in the mother's body. Once they have formed, RH incompatibility is more likely to cause problem in second or later pregnancy. तो मदर को बाद में जो प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, तब जो मदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये थे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेसन 2। इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़े हैं। तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट करने के लिंक्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल आईडी, यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 PDF ₹9। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।